गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। बच्चों, पिछले क्लास में हम हरियाणा के इतिहास में पढ़ते पढ़ते आ चुके थे लोधी वंश तक, और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बारे में चर्चा कर रहे थे। इब्राहिम लोधी जिन्होंने शासन किया है लोधी वंश में 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, और लोधी वंश के अंतिम शासक के रूप में इब्राहिम लोधी को ही पढ़ा जाता है। इब्राहिम लोधी की जो हत्या है वो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा कर दी जाती है। इब्राहिम लोधी की हत्या 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा। और इब्राहिम लोधी की मृत्यु के साथ ही लोधी वंश का अंत हो जाता है। और बच्चों, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा सल्तनत काल रहा। सल्तनत काल में बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कस करें। सल्तनत काल की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कस करें तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों, इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी सल्तनत काल में, वो इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है वो सल्तनत काल में गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरे शासक हुए इल्तुतमिश। लेकिन इस इक्ता प्रणाली का अंत मेरे बच्चों किसने किया था? इस इक्ता प्रणाली को समाप्त करने वाला कौन था? तो वो खिलजी वंश से थे। तो ध्यान रखना है, इक्ता प्रणाली को समाप्त, इक्ता प्रणाली को समाप्त करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने हरियाणा के हिसार जिले के आंसी शहर में एक गेट का भी निर्माण करवाया गया। उसे बोलते हैं बड़सी गेट। जैसे हिसार में मैंने आपको 4 गेट पढ़ाए, ऐसे आंसी के अंदर 5 गेट हैं, और उनमें से एक गेट है बड़सी गेट। और बड़सी गेट है बच्चों कहाँ पर? सर, हांसी में। तो बड़सी गेट हांसी का निर्माण भी किसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो सैन्य विभाग की स्थापना करने वाला भी कौन? सैन्य विभाग की जो स्थापना की थी सबसे पहले,
वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, सैन्य विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। उसके बाद हम बात करें कृषि विभाग की स्थापना। तो बच्चों, कृषि विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली सल्तनत में कौन से विभाग की स्थापना की गई थी? कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ पर बस एक थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। सैन्य विभाग की जो स्थापना हमने लिखी है ना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मेरे बच्चों इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना तुम लोग, है ना। मेरे से बाई मिस्टेक लिखा गया है। सैन्य विभाग की जगह ये विभाग है आपका वित्त विभाग। वित्त विभाग की स्थापना की है अलाउद्दीन खिलजी ने। और बात करें सैन्य विभाग की, तो सैन्य विभाग की स्थापना की थी बलबन ने। सैन्य विभाग की स्थापना गुलाम वंश के शासक रहे बलबन। बलबन के द्वारा मेरे बच्चों की गई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था, यानी कि जो प्रशासन चलाया जाता था उसका जो सर्वोच्च होता था बच्चों, वो सुल्तान होता था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का जो प्रमुख है वो कौन होता था? वो सुल्तान होता था। और राजस्व विभाग का जो मुखिया होता था वो होता था वजीर। वजीर जिसे हम मेरे बच्चों प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं, जो सभी मंत्री परिषद के ऊपर क्या होता था? हेड होता था, मुखिया होता था। तो जो सभी मंत्रियों का हेड होगा, मुखिया होगा, उसी को हम क्या बोल दिया करते हैं? प्रधानमंत्री मेरे बच्चों बोल दिया करते हैं। ठीक है। जो दान दिया जाने वाला विभाग होता था इसको दीवान ए खैरात विभाग के नाम से जाना जाता था बच्चों। जो दास विभाग होता था, नौकरों वाला जो विभाग होता था, ग्रुप डी डिपार्टमेंट, तो इस दास विभाग को बोलते थे दीवान ए बंदगान। इसको क्या कहा जाता था? दीवान ए बंदगान के नाम से मेरे बच्चों दास विभाग को जाना जाता था। ठीक है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी मेरे भाई, वो गांव होती थी, या जिसे हम ग्राम भी बोल देंगे।
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। ग्राम या गांव। अब सल्तनत काल के अंतर्गत हम लिए जाने वाले करों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर हम अगला वंश पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। तो नोट कीजिएगा, सल्तनत काल में लिए जाने वाली कर व्यवस्था। बच्चों, सबसे पहला जो कर था वो आप लोगों को ध्यान रखना है, उसे हम बोलते हैं जकात। जकात जो है ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था मेरे बच्चों? जकात कहलाता था। नेक्स्ट जो था वो था जजिया। गैर मुसलमानों का धार्मिक कर, मुसलमानों को छोड़ के अन्य धर्मों के लोगों से लिया जाने वाला जो टैक्स होता था, मेरे बच्चों उसे बोल दिया जाता था जजिया। क्या बोल दिया जाता था फिर? जजिया बोल दिया जाता था। नेक्स्ट है खैराज। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर आपका क्या कहलाता था मेरे बच्चों? खराज कहलाता था। और मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कहलाता था उशर। धार्मिक कर नहीं, ये भूमि कर था। तो मुसलमानों से लिया जाने वाला कहलाता था आपका उशर, और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कहलाता था खराज। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कहलाता था जकात, और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कहलाता था मेरे बच्चों जजिया। ठीक है, तो ये चार टैक्स आपको ध्यान रखने हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की।
मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में हम बात करेंगे मेरे बच्चों सबसे पहले हम बाबर की। बाबर का भारत विजय अभियान। बच्चों हम बात करें तो बाबर के द्वारा जो भारत के ऊपर आक्रमण किए जाने के कारण रहे, बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण, कौन कौन से वो कारण रहे जिसके चलते बाबर ने भारत के ऊपर बच्चों क्या किया, अटैक किया। उन कारणों में हम बात करें तो कारण कई हैं। नंबर एक है आपका आर्थिक कारण। आर्थिक का मतलब पैसे की दृष्टि से है, और बाबर ने अपने पूर्वजों से सुन रखा था कि भारत के पास पैसा बहुत जाता है, धन दौलत बहुत भरी पड़ी है। तो बाबर का भी मन था भारत के अंदर आके यहाँ पर लूटमार करके भारत की दौलत को लूट के अपने क्षेत्र में लेके जाना। दूसरा है भारतीय राजाओं में आपसी फूट। भारतीय राजाओं में आपसी फूट। तो अपने भारत के अंदर जितने भी राजा थे वो आपस में लड़ रहे थे, और जब आपस में ही हम लड़ेंगे तो उसका फायदा कोई बाहरी व्यक्ति उठाएगा, और बाबर ने इसी का फायदा उठाया था बच्चों। और भारतीय शासकों के अंदर आपसी फूट होना भी बाबर को आसानी से भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दे देता है। ठीक है। हम बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से निकटता। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है बच्चों भारत का, तो आपस में क्या लगती है, सीमा लगती है। और आपस में सीमा लगना भी, अपना अक्षेत्र का ये पड़ोसी होना भी बच्चों इसको क्या कर देता है, आमंत्रित कर देता है, प्रभावित कर देता है कि भारत है इससे कोई ज्यादा दूर नहीं है, ये आसानी से जाके वहां पर क्या कर सकता है बच्चों, आक्रमण करके जमीनों के ऊपर कब्जा करके शासन कर सकता है। तो भौगोलिक दृष्टि से निकटता भी बाबर को अप्रभावित कर देती है भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। भारतीय लोगों का निमंत्रण। बताया जाता है कि इब्राहिम जो लोदी था ना, वो घमंडी स्वभाव का इंसान था। उससे आसपास के जो सारे के सारे शासक थे वो बड़ा परेशान थे। सारे के सारे जो लोग हैं वो इब्राहिम लोदी से नाराज चल रहे थे। और बताया जाता है कि पंजाब के जो शासक थे दौलत खां लोधी, उन्होंने बच्चों बाबर को निमंत्रण दिया था कि आप जो लूटमार करना चाहते हैं, धन दौलत लूटना चाहते हैं, तो आप आइएगा इब्राहिम लोधी के ऊपर, आप आक्रमण करके सारा का सारा धन दौलत लूट के लेके जाइएगा, और उसके बाद इब्राहिम लोधी को हटाने के बाद गद्दी के ऊपर हमें बिठाइएगा। और जिसको गद्दी के ऊपर बैठाने की हम बात कर रहे हैं वो दौलत खान लोधी था जो पंजाब को संभाल रहा था। साथ ही साथ बताया यह भी जाता है कि बाबर को निमंत्रण देने के लिए दौलत खान लोधी के साथ बच्चों इब्राहिम लोदी का चाचा भी गया था जिसका नाम है आलम खां। जब अपने ही लोग किसी बाहरी व्यक्ति को अपने क्षेत्र के ऊपर अटैक करने का निमंत्रण देंगे, इनविटेशन दे के आएंगे, तो सीधी सी बात है सामने वाला क्या सोचेगा, अपने आप को बच्चों ताकतवर सोचेगा। तो भारतीय लोगों का निमंत्रण देना भी बाबर को क्या कर देता है, भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए मजबूर कर देता है। और ये जो निमंत्रण दिया गया था, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण या इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक
दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी का जो चाचा है आलम खां। दोबारा दिया गया था बच्चों। ठीक है। बताया जाता है कि बाबर ने भारत के ऊपर कुल 5 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे मेरे बच्चों? 5 आक्रमण बाबर ने भारत पर किए थे। और बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया जो पहला अभियान है, आक्रमण है, वो 1519 ईस्वी के अंदर यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। तो हम बाबर के बारे में ही बातें पढ़ रहे हैं। तो इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने से पहले बाबर 4 बार और आक्रमण कर चुका था भारत के ऊपर। बाबर द्वारा भारत पर कितनी बार? 5 बार। इसका जो पहला आक्रमण था मेरे बच्चों, वो 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के खिलाफ था। यूसुफ जाई जाति के खिलाफ था। ठीक है, जिसमें बाबर की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है। बच्चों, इब्राहिम लोदी के खिलाफ इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर का जो विजय अभियान है, दिसंबर 1525 में शुरू किया गया था। ठीक है। बाबर के मेरे बच्चों 4 पुत्र थे। जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था हुमायूं। हुमायूं के बाद मिर्जा कामरान। मिर्जा कामरान के बाद मिर्जा हिंदाल। और इसका जो चौथा पुत्र था वो भी आपको ध्यान रखना है। बाबर का जो चौथा पुत्र था मेरे बच्चों, उसका नाम था अस्करी, मिर्जा अस्करी। अस्करी। जब बाबर इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो इब्राहिम लोदी को पता चलता है कि बाबर को पता चलता है कि इब्राहिम लोदी का साथ देने के लिए हरियाणा के 2 क्षेत्रों की सेना आ रही है। तो इब्राहिम लोदी का साथ हरियाणा के 2 क्षेत्रों की सेनाओं के द्वारा। और हरियाणा के 2 क्षेत्र, एक हिसार था
और एक मेवात। ये सेनाओं के द्वारा मेरे बच्चों। जब इस बात का पता बाबर को चलता है कि इब्राहिम लोदी का साथ देने के लिए हरियाणा के दो क्षेत्रों की विशाल सेनाएं आ रही हैं, तो बच्चों बाबर ये समझ जाता है कि दोनों के दोनों क्षेत्रों से जो विशाल सेना आ जाएगी इब्राहिम लोदी का साथ देने के लिए, तो इब्राहिम लोदी को वो किसी भी सूरत में नहीं हरा सकेगा। क्योंकि बाबर अपने साथ इतनी बड़ी सेना नहीं लेके आया था, जहां जो सेना यहाँ के लोगों के पास थी। अब सीधी सी बात है, कोई बाहर से सेना आएगी तो उतने सैनिक थोड़ी होंगे जितने सैनिक यहाँ के राजाओं के पास होते थे। तो बाबर ये समझ जाता है कि इब्राहिम लोदी की खुद की सेना, फिर हिसार क्षेत्र की सेना, फिर मेवात क्षेत्र की सेना, यदि सारे के सारे क्षेत्रों की सेना एक साथ मैदान में पहुंच जाती है, युद्ध मैदान में, तो सारी की सारी सेनाओं से पार पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो बाबर क्या करता है, बाबर बच्चों हिसार क्षेत्र की जो सेना आगे बढ़ना शुरू ही हुई थी इब्राहिम लोदी का साथ देने के लिए, इसको रोकने हेतु बाबर अपने बेटे हुमायूं के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी भेजने का काम हिसार में करता है। और हिसार में पहुंचकर हुमायूं जो है वो मेरे बच्चों क्या करता है, हिसार क्षेत्र से आने वाली सेना को रोकने का काम करेगा। जब रोकने का काम करेगा तो आपस में क्या होगी बच्चों, लड़ाई होगी। और 26 फरवरी 1526, 26 फरवरी 1526 को होती है एक लड़ाई, इसे बोलते हैं हिसार की लड़ाई। तो पानीपत की लड़ाई से पहले अपने हरियाणा के अंदर एक लड़ाई हुई, हिसार की लड़ाई, ठीक है, 26 फरवरी 1526 को। यह हिसार की जो लड़ाई हुई थी, यह हुई थी हमीद खां। हमीद खां नहीं बल्कि फौजदार खां मेरे बच्चों, वर्सेज हुमायूं के बीच। फौजदार खां और हुमायूं के बीच मेरे बच्चों क्या होती है, एक लड़ाई होती है। इसी को हम बोलते हैं कौन सी लड़ाई, हिसार की लड़ाई। इसमें जो जीत हो जाती है वो हुमायूं की हो जाती है। जल्दी से एक बार इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। कीजिएगा जल्दी से नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
चलेगा। अब देखिएगा, हिसार की लड़ाई जब हुमायूं जीत जाते हैं और यहाँ पर फौजदार हमीद खां की सेना को रोक लिया जाता है, और हुमायूं के द्वारा इस लड़ाई को जीतने के बाद वापिस हुमायूं अपने पिता बाबर की सेना में शामिल हो जाते हैं मेरे बच्चों। ये जो लड़ाई लड़ी गई हिसार के अंदर, बाबर के जीवन चरित्र के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक बाबरनामा, वो इस बात की पुष्टि करता है, ये हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई थी। तो बाबरनामा के अनुसार बाबरनामा के अनुसार ये हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध था। ठीक है बच्चों, और ये हुमायूं ने अपने जीवन का पहला युद्ध लड़ा था कहाँ पर? हिसार के अंदर। ठीक है बच्चों, उसके बाद दोनों की दोनों सेनाएं युद्ध मैदान के अंदर पहुंच जाती है 12 अप्रैल 1526 को। बात है 12 अप्रैल 1526 की। तो बाबर व इब्राहिम लोदी की सेना दोनों की दोनों युद्ध मैदान में पहुंच जाती है। तो पानीपत के युद्ध मैदान में मेरे बच्चों ये क्या है, पहुंच जाते हैं। 8 दिनों तक कुछ भी नहीं होता। 8 दिनों तक दोनों की दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने बच्चों बंदूक ताने या जो भी उनके पास हथियार थे उनको ताने खड़े रहते हैं। किसी भी सेना के द्वारा अटैक नहीं किया जाता 8 दिनों तक। आखिर में बाबर बच्चों थक चुका था देखते देखते, और बाबर ने ही कोशिश की, और 21 अप्रैल 1526 को बाबर के द्वारा पहला अटैक किया जाता है इब्राहिम लोदी की सेना के ऊपर। 21 अप्रैल 1526। और 21 अप्रैल 1526 को जब पहला अटैक बाबर के द्वारा किया जाता है, तो मेरे बच्चों अटैक होने के बाद फिर घमासान युद्ध होता है। कुछ ही समय के बाद इब्राहिम लोदी की जो सेना है ये युद्ध हार जाती है। तो पानीपत की क्या होती है, पहली लड़ाई होती है बच्चों। पानीपत की पहली लड़ाई हुई कब थी? 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, और पानीपत की ये जो पहली लड़ाई है ये हुई थी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बच्चों हम बात करें जीत की, तो इस युद्ध के अंदर जीत हुई थी किसकी? बाबर की। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई साबित होती है, क्योंकि इस जीत के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है बच्चों। लोधी वंश का खात्मा होता है, दिल्ली सल्तनत का भी खात्मा होता है लोधी वंश के साथ, और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। बच्चों इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था।
तोप खाने का प्रयोग किया गया था। बाबर के जो प्रसिद्ध तोपची थे, बाबर के जो दो प्रसिद्ध तोपची थे, उसमें एक का नाम था मुस्तफा खान, और एक का नाम था उस्ताद अली। एक का नाम था मुस्तफा खान और एक का नाम था उस्ताद अली। तो बाबर के ये दो प्रसिद्ध तोपची थे मेरे बच्चों। बात करें तो बाबर ने इस युद्ध को जो जीता था वो तुगलुमा युद्ध पद्धति के सहारे जीता था। तो बाबर द्वारा तुगलुमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया गया था बच्चों। इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध मैदान में मारा गया था। ठीक है। इब्राहिम लोदी का जो साथ दिया बच्चों, वो हरियाणा के मेवात क्षेत्र की सेना ने दिया था। और हम बात करें बाबर का साथ किसने दिया था, तो मेरे बच्चों बाबर का जो साथ दिया था वो मोहम्मद उगली के द्वारा। बाबर का जो साथ दिया था वो दिया था मोहम्मद उगली। और जिस मोहम्मद उगली ने पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर का साथ दिया, ये लड़ाई जीतने के बाद बाबर पानीपत का हाकिम इसी मोहम्मद उगली को नियुक्त करता है बच्चों। तो जीत के बाद पानीपत का हाकिम। मोहम्मद उगली को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। बताया जाता है कि बाबर इस युद्ध को जीतने के बाद पानीपत में जो रुका था मेरे बच्चों, वो 7 दिन तक रुका था। एक पुस्तक है तारीखे शाही, तारीखे शाही के अनुसार जीत के बाद बाबर पानीपत में मेरे बच्चों 7 दिन ठहरा था। ठीक है। बात करें तो बाबर के समय हरियाणा का जो नारनौल क्षेत्र है,
अपनी कपास की मंडी के कारण विख्यात था। प्रसिद्ध था मेरे बच्चों। बाद में बाबर ने पानीपत में अपनी पत्नी के नाम पर एक बाग और मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। एक बाग और मस्जिद का निर्माण करवाया था बच्चों। और उसी को हम बोलते हैं काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद हरियाणा में मुगल काल की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है। हरियाणा में मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत या मस्जिद मानी जाती है बच्चों। बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी के सम्मान में एक मकबरा भी बनवाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी जो युद्ध मैदान में मारा गया था, तो इब्राहिम लोदी के मकबरे का निर्माण मेरे बच्चों बाबर द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बाबर की प्रशासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के ऊपर जब बाबर अपना अधिकार जमा लेता है, तो यहाँ की जमीनों के ऊपर शासन को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बाबर बच्चों जमीनों का बंटवारा करता है। और बाबर सारे के सारे क्षेत्र को चार सरकारों में विभाजित करने का क्या करता है, काम करता है। तो उन चार सरकारों के बारे में हम बात करेंगे। फिर बाबर के खिलाफ हरियाणा के अंदर जो विद्रोह होंगे उनके बारे में मेरे बच्चों हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलेगा बच्चों। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, प्रशासन की दृष्टि से बाबर द्वारा विजित क्षेत्र को, विजित का मतलब जीता गया क्षेत्र, मुख्यतः 4 सरकारों में बांटा गया। बच्चों ये 4 सरकारों में हम बात करें तो नंबर 1 थी दिल्ली सरकार, और दिल्ली सरकार का मुखिया होता था खुद शासक यानी राजा, और दिल्ली सरकार का मुखिया मेरे बच्चों बनेगा यहाँ बाबर। दिल्ली के बाद दूसरी सरकार थी हिसार सरकार। हिसार सरकार बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को दे दी थी। तो हिसार सरकार के मुखिया थे हुमायूं। हिसार सरकार के बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो सरकार थी वो थी सरहिंद सरकार। और सरहिंद सरकार का मुखिया नियुक्त किया जाता है मिर्जा कामरान को। और उसके बाद चौथी सरकार थी मेवात सरकार। मेवात सरकार बच्चों ये देता है अपने एक और बेटे मिर्जा हिंदाल को। तो इस प्रकार से बाबर ने प्रशासन को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए 4 सरकारों में अपने क्षेत्र को बांटने का काम किया था। अब हम बात करेंगे बाबर के खिलाफ हरियाणा में हुए विद्रोह की। तो बाबर जब गद्दी पे बैठ जाता है तो बहुत सारे शासक है बाबर का विरोध भी करेंगे, और बाबर के खिलाफ हरियाणा में क्या हुए, विद्रोह हुए। और बाबर के खिलाफ हरियाणा में जो ये विद्रोह हुए, इसमें सबसे पहला विद्रोह आपको ध्यान रखना है हिसार का विद्रोह। मेरे बच्चों इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो हमीद खां। हमीद खां थे। तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए बुगरा सुल्तान और अब्दुल फतेह के नेतृत्व में सेना भेजी थी, जिसमें हमीद खां की क्या हुई, हार हुई। तो विद्रोह को दबाने हेतु बाबर द्वारा बाबर के द्वारा मेरे बच्चों किसके नेतृत्व में सेना भेजी जाती है,
एहसान तैमूर और बुगरा सुल्तान या अब्दुल फतेह के नेतृत्व में बच्चों सेना भेजी जाती है। इसका नाम है तैमूर सुल्तान। और अब्दुल फतेह। सेना भेजी गई थी, ठीक है। अब्दुल फतेह के नेतृत्व में क्या भेजी गई थी मेरे बच्चों? सेना भेजी गई थी। तो आज के लिए इतना सा ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए जितनी भी बातें मैंने आपको कवर कराई है उसको अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चों कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।